नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम आज का इतिहास और मैं कीर्ति। इतिहास से अच्छा कोई दूसरा शिक्षक नहीं होता। इतिहास सिर्फ अपने में घटनाओं को नहीं समेटे होता, बल्कि घटनाओं से आप बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। इसी कड़ी में जानेंगे 23 मई को देश दुनिया में क्या कुछ हुआ था, कौन सी बड़ी घटनाएं घटी थी। आज के दिन जन्मे खास व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे और उनकी जो दुनिया से इस दिन विदा होकर चले गए, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे आज मनाए जाने वाले दिवस के बारे में। क्या आपको पता है कि आज अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस है। आज ही के दिन 1951 में चीन सरकार द्वारा जबरन अपना 17 सूत्रीय एजेंडा तिब्बत पर थोपा था। तो चलिए जानते हैं इस दिवस के बारे में। 23 मई 1991 आज ही का दिन था जब चीन सरकार द्वारा जबरन अपना 17 सूत्रीय एजेंडा तिब्बत पर थोपा गया था। इस एजेंडे को जबरन तिब्बत के तत्कालीन अधिकारियों से हस्ताक्षरित भी करवाया गया था। हालांकि इस एजेंडे में दलाई लामा के पद को लेकर कोई हस्तक्षेप न करने, तिब्बत की भाषा व संस्कृति के खुद तिब्बतियों द्वारा संरक्षण करने, तिब्बत में विकास की कई योजनाओं को खुद तिब्बतियों द्वारा आगे चलाने व पंचीन लामा को लेकर भी कोई भी हस्तक्षेप न करने की बातों को शामिल किया गया था। लेकिन खुद चीन द्वारा बनाए गए इस एजेंडे को दरकिनार किया गया था। हालांकि इससे पहले चीन व तिब्बत के बीच दोनों ही ओर से एक संयुक्त एजेंडा भी बना था, लेकिन चीन सरकार ने इसे नकार दिया और अपना ही एजेंडा तिब्बत पर थोपा था। दलाई लामा ने भारत आ जाने के बाद 18 अप्रैल 1959 को चीन के इस एजेंडे को पूरी तरह से नकार दिया था। तब से लेकर तिब्बती समुदाय के लोग इस दिवस को काले दिन के रूप में मनाते हैं। हालांकि तिब्बती समुदाय के लोग 10 मार्च को क्रांतिकारी दिवस के रूप में मनाते हैं, लेकिन उनके लिए 23 मई का दिन भी एक काले अध्याय के रूप में है। यहाँ ये भी बता दें कि वर्ष 1956 में बौद्ध गया में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर एक आयोजन में दलाई लामा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे थे। इस दौरान उनकी मुलाकात तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से भी हुई थी। दलाई लामा ने चीन द्वारा जबरन तिब्बत पर थोपे गए अपने एजेंडे को लेकर उनसे चर्चा भी की थी। इसके बाद पंडित नेहरू द्वारा ये सुझाव भी दलाई लामा को दिया गया था कि वो चीन सरकार से इस मामले को लेकर बात करें। चीन सरकार अपने निर्णय को लेकर पीछे नहीं हटी और दलाई लामा को तिब्बत छोड़कर भारत आना पड़ा। तब से लेकर अब तक तिब्बत अपनी आजादी की लड़ाई लड़ रहा है। निर्वासित तिब्बती संसद के उपसभापति आचार्य यशी फुनचक का कहना है कि तिब्बत की आजादी को लेकर संघर्ष जारी है। आज के दिन चीन द्वारा जबरन अपना 17 सूत्रीय एजेंडा तिब्बत पर थोपा गया था। विश्व स्तर पर तिब्बत की आजादी को लेकर आवाज बुलंद है और आगे भी ये मुहिम जारी रहेगी। तिब्बत पर चीन के आक्रमण के बाद वर्ष 1959 में दलाई लामा को अनुयायियों के साथ देश छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा था। उस समय उनकी उम्र महज 24 वर्ष की थी। दलाई लामा बेहद जोखिम भरे रास्तों को पार कर भारत पहुंचे थे। कुछ दिन पहले उन्हें देहरादून में ठहराया गया था। उसके बाद उन्हें धर्मशाला के मैक्लोडगंज में रहने की सुविधा भी दी गई। यह उनका पैलेस बौद्ध मंदिर है। इसके कुछ फासले पर ही निर्वासित तिब्बत सरकार भी कार्य करती है। तो अभी आपने जाना अंतर्राष्ट्रीय तिब्बत मुक्ति दिवस के बारे में। अब हम बात करेंगे कोरिया के पूर्व राष्ट्रपति रो मू ह्यूम के बारे में, जिन्होंने आज ही के दिन आत्महत्या कर ली थी। तो चलिए जानते हैं कौन थे रो मू ह्यूम के। रो मू ह्यूम एक दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपिता थे और आज ही के दिन 2009 को उन्होंने आत्महत्या कर ली, जो दक्षिण कोरिया के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे। रोह के पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिक करियर दक्षिण कोरिया में छात्र कार्यकर्ताओं के लिए मानवाधिकार वकालत पर केंद्रित थे। बाद में उनके चुनावी करियर ने दक्षिण कोरियाई राजनीति में क्षेत्रीयवाद पर काबू पाने पर ध्यान केंद्रित किया, जो राष्ट्रपति पद के चुनाव में खत्म हो गया। उन्होंने युवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के बीच विशेष रूप से वेबसाइट ओमी न्यूज में एक बड़ा अनुसरण किया, जिसने राष्ट्रपति चुनाव में उनकी सफलता की सहायता की। रोह का चुनाव कोरियाई राजनेताओं की एक नई पीढ़ी की शक्ति में आने के लिए उल्लेखनीय था। कोरिया में जापानी शासन के अंत के बाद रोह स्वयं पैदा होने वाले पहले दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति थे। दक्षिण कोरिया को अपने प्रशासन के तहत प्रेसर्स फ्रीडम इंडेक्स के बिना रिपोर्ट्स पर उच्चतम अंक प्राप्त हुए। अमेरिकी डॉलर के खिलाफ जीते दक्षिण कोरियाई का मूल्य 1997 से उनके प्रशासन के दौरान सबसे मजबूत था।
मजबूत मुद्रा के कारण इतिहास में पहली बार दक्षिण कोरिया दुनिया की 10वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई। हालांकि अर्थव्यवस्था और कूटनीति में उनके खराब प्रदर्शन के कारण रो एक लोकप्रिय राजनेता नहीं रहे थे, जो दक्षिण कोरियाई राजनीतिक इतिहास में दर्ज औसत पर सबसे खराब अनुमोदन रेटिंग रखते थे। कुछ आर्थिक अप्रचलित आर्थिक विचारों और कुछ आजीविका मुद्दों में विफल होने के लिए उनकी आर्थिक नीति की अक्सर आलोचना की जाती थी। रो के राष्ट्रपति पद के दौरान दक्षिण कोरिया और उनके पारंपरिक सहयोगियों के बीच भी काफी राजनयिक विसंगति हुई। पूर्व बुश प्रशासन के अधिकारियों जैसे कोंडोलेजा चावल और रॉबर्ट गेट्स ने अपने प्रकाशित संस्मरणों में दावा किया कि रो अमेरिकी विरोधी थे और उन्होंने खुलासा किया कि रो की अप्रत्याशितता के कारण अमेरिका और दक्षिण कोरिया के बीच कई संघर्ष हुए हैं। आलोचना की गई कि रो के अमेरिकी विरोधी वाद, राष्ट्रवाद और समर्थक उत्तर कोरिया विचारों के कूटनीति में एक विरोधाभास और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में खराब विश्वसनीयता में योगदान दिया। इससे विशेष रूप से पुरानी पीढ़ी के बीच उनके कुछ लोकप्रिय समर्थन में गिरावट आई। शुरुआत में उच्च उम्मीदों के बावजूद उनके राष्ट्रपति पद के रूढ़िवादी ग्रैंड नेशनल पार्टी और मीडिया से मजबूत विरोध का सामना करना पड़ा। लगातार अक्षमता का आरोप लगाया गया और मीडिया में अक्सर आलोचना की गई। नतीजन रोह की नीतियों में से कई राजधानी को स्थानांतरित करने की योजना और विपक्ष के साथ गठबंधन बनाने की योजना सहित भी हमला किया गया और कम प्रगति हुई। कार्यालय छोड़ने के बाद रोह अपने गृह नगर बोंगा मई लौट आए और एक साधारण जीवन जीने लगे। इसे अपने ब्लॉग के माध्यम से उन्होंने साझा किया। उन्होंने स्वस्थ ऑनलाइन चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए डेमोक्रेसी 2.0 नामक एक वेबसाइट भी चलाई। अपने राजनीतिक समर्थकों द्वारा यात्राओं की लगातार बढ़ती संख्या को ग्रैंड नेशनल पार्टी के लिए खतरा माना जाता था। 14 महीने बाद रोह को अभियोजकों द्वारा रिश्वत का संदेह था और बात की जांच ने सार्वजनिक ध्यान आकर्षित किया। रोह ने 23 मई 2009 को अपने घर पर एक आत्महत्या नोट लिखा, जिसमें लिखा कि मेरे कारण बहुत से लोग पीड़ित थे, जिसके बाद घर के पीछे मौजूद एक चट्टान से कूदकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। तो ये थे रोह moo hyun। तो चलिए आगे अब हम बात करेंगे राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अन्ना राम सुदामा के बारे में, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था। तो चलिए जाते हैं अन्ना राम सुदामा कौन थे। राजस्थानी भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार अन्ना राम सुदामा का जन्म 23 मई 1923 में हुआ था। सुदामा ने राजस्थानी भाषा में साहित्य की कई विधाओं में रचना की। उन्होंने उपन्यास, कहानी, कविता, निबंध, नाटक, यात्रा, समरण एवं बाल साहित्य लिखा। उन्होंने अन्य कई विधाओं में 25 से ज्यादा पुस्तकें लिखी है। सुदामा जी का साहित्य अन्ना राम सुदामा समग्र के नाम से 7 खंडों में प्रकाशित किया गया था। सुदामा जी की साहित्यिक रचनाएं विभिन्न विश्वविद्यालयों में पढ़ाई जाती हैं। इनकी सबसे प्रमुख रचना का नाम है मेवे का रुख, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। रुड़िया बड़ा बांस में इस बालक ने जन्म के समय अच्छा जमाना हुआ तो अकाल से पीड़ित अन्न की किल्लत भुगत रहे परिजनों ने नाम अन्ना राम रख दिया। स्कूल में गुरुजन की सुदामा के नाम की उपमा के बाद नाम के पीछे सुदामा जुड़ गया। राजस्थानी में लोक विद्या के विजयदान देथा के दौर के सुदामा ने मौलिक लेखन के साथ राजस्थानी को ऊंचाई दी। साहित्यकार डॉक्टर मदन सैनी ने सुदामा के साहित्य पर डॉक्टरेट भी करवाई है। सुदामा जी ने कई रचनाएं की है, जिसमें मैक्ति काया, मुलक्ती धरती, आंधी और आस्था, अगीचता, मानवी, घर संसार, अचूक इलाज, आंधे ने आँखियां, अचूक इलाज, गांव रो गौरव, बंधती अवलाई, दूर दिसावर, पिरोल में कुत्ती ब्याई, व्यथा कथा और दूजी कविताएं इत्यादि लिखी। सुदामा जी को कई पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था, जिसमें केंद्रीय साहित्य अकादमी दिल्ली में पुरस्कृत मीरा पुरस्कार, सूर्यमल मीसर राजस्थान साहित्य अकादमी पुरस्कार, टेसी टोरी गद्य पुरस्कार इत्यादि। अन्ना राम सुदामा का निधन 2 जनवरी
जनवरी 2004 में हुआ था। राजस्थानी भाषा और साहित्य को समृद्ध करने में जिन महान रचनाकारों का योगदान है, उनमें अन्नाराम सुदामा का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। राजस्थान के ग्रामीण जनजीवन में नित्य होने वाली घटनाओं को वो अत्यंत पारखी नजर से देखते हुए गहरी सामाजिक चेतना से सराबोर रचनाएं लिखते थे और यही उनके लेखन की विशेषता थी। राजस्थान के ग्राम्य जीवन की संवेदना, मानवीय सरोकार और विविध छवियां आप अन्नाराम सुदामा के साहित्य से गुजरे बिना देखी नहीं जा सकती। वो राजस्थानी के उन विरल साहित्यकारों में है जिनके यहाँ अभावों में जीते मनुष्य की चेतना और विपरीत हालात से संघर्ष इतनी शिद्दत के साथ मौजूद होते हैं कि स्वयं पाठक भी एक बारगी लेखक और उसके अद्भुत जीवट वाले पात्रों के साथ खड़ा हो जाता है। तो ये थे अन्नाराम सुदामा। और अब हम बात करेंगे प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ एवं इतिहासकार राखाल दास बंदोपाध्याय के बारे में, जिनके आज ही के दिन निधन हुआ था। तो चलिए जानते हैं राखाल दास बंदोपाध्याय के बारे में। प्रसिद्ध पुरातत्वज्ञ एवं इतिहासकार राखाल दास बंदोपाध्याय का निधन आज ही के दिन 1930 में हुआ था। वो भारतीय पुरावेदों के उस समूह में से थे जिनमें से अधिकांश ने 20वीं शती के प्रथम चरण में तत्कालीन भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक जॉन मार्शल के सहयोगी के रूप में पुरातत्विक उत्खनन, शोध तथा स्मारकों के संरक्षण में यथेष्ट ख्याति अर्जित की थी। राखाल दास का जन्म मुर्शिदाबाद में हुआ था। प्रेसिडेंसी कॉलेज कोलकाता में अध्ययन करते समय महामहोपाध्याय पंडित हरप्रसाद शास्त्री तथा बंगला लेखक श्री रमेंद्र सुंदर त्रिपाठी और फिर तत्कालीन बंगला सर्किल के पुरातत्व अधीक्षक डॉक्टर ब्लॉक के संपर्क में आए। इसी समय से बंदोपाध्याय महोदय डॉक्टर ब्लॉक के अवैतनिक सहकारी के रूप में अन्वेषणों तथा उत्खननों में काम करने लगे थे। 1907 ईस्वी में बीए ऑनर्स करने पर उनकी नियुक्ति प्रांतीय संग्रहालय लखनऊ के सूची पत्र बनाने के लिए हुई। इसी बीच उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण इतिहास संबंधी लेख भी लिखे। सन 1910 में एमए करने के उपरांत ये उत्खनन सहायक के पद पर नियुक्त हुए और लगभग 1 वर्ष तक इन्होंने कलकत्ता स्थित इंडियन म्यूजियम में कार्य किया। 1917 में इन्होंने पुणे में पुरातत्व सर्वेक्षण के पश्चिमी मंडल के अधीक्षक के रूप में कार्य किया। लगभग 6 वर्षों तक महाराष्ट्र, गुजरात, सिंध तथा राजस्थान एवं मध्य प्रदेश की देसी रियासतों में पुरातत्व विषयक जो महत्वपूर्ण काम किए उनका विवरण एनुअल रिपोर्ट्स ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया में उपलब्ध है। भुमरा मध्य प्रदेश के उल्लेखनीय प्राचीन गुप्त युगीन मंदिर तथा मध्यकालीन है कल्चुरी स्मारकों संबंधी शोध राखाल बाबू द्वारा इसी कार्यकाल में किए गए, किंतु उनका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य था 1922 में एक बौद्ध स्तूप की खुदाई के सिलसिले में मोहनजोदड़ो की प्राचीन सभ्यता की खोज। इसके अतिरिक्त उन्होंने पुणे में पेशवाओं के राजप्रात का उत्खनन कर पुरातत्व और इतिहास की भगन श्रृंखला को भी जोड़ने का प्रयत्न किया। 1924 में राखाल दास महोदय का स्थानांतरण पुरातत्व सर्वेक्षण की पूर्वी मंडल कलकत्ता में हो गया, जहां वो लगभग 2 वर्ष रहे। इस छोटी सी अवधि में उन्होंने पहाड़पुर के प्राचीन मंदिर का उल्लेख योग्य उत्खनन कराया। 1926 में कुछ प्रशासकीय कारणों से बंदोपाध्याय को सरकारी सेवा से अवकाश ग्रहण करना पड़ा। तत्पश्चात वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्राचीन भारतीय इतिहास के मनिंद्र नंदी प्राध्यापक पद पर अधिकृत हुए और 1930 में अपनी मृत्यु तक इसी पद पर रहे। जीवन के अंतिम वर्षों वे बंदोपाध्याय महाशय की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही, यद्यपि उनका लेखन और शोध सुचारू रूप से चलता रहा। हिस्ट्री ऑफ ओडिशा जो उनकी मृत्यु के बाद ही पूरी छपी, जो कि राखाल बाबू के अंतिम दिनों की ही कृति है। तो हमने जाना आज के इतिहास की तारीख के बारे में। ऐसे ही हर रोज के इतिहास के बारे में हम आपको बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए प्राइम टीवी।